नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर रुड़की से है। रुड़की के मंगलौर पश्चिमी बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति के कार्यालय में आज हवन पूजन के साथ नवनिर्वाचित चेयरमैन अंजू चौधरी ने सभी निर्वाचित सदस्यों और क्षेत्र के सम्मानित लोगों के साथ अपना पदभार ग्रहण किया है। कार्यक्रम में पहुंचे सम्मानित लोगों और साथ ही एडीओ नारसन समिति के नवनिर्वाचित चेयरमैन और साथ ही निर्वाचित सभी सदस्यों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मंगलौर पश्चिमी समिति के चुनाव में तिथकी गांव निवासी अंजू चौधरी पत्नी हरेंद्र चौधरी चेयरमैन नवनिर्वाचित हुई थी। इसी को लेकर आज मंगलौर पश्चिमी किसान मोर्चा सहकारी समिति के कार्यालय पर मौजूद लोगों और साथ ही समिति स्टाफ की उपस्थिति में हवन पूजन के साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण की। साथ ही पहली बोर्ड की मीटिंग पर सर्वसम्मति से सभी प्रस्ताव भी पास कराए गए और साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसानों की हर समस्या का समाधान हमारा एक लक्ष्य है। चेयरमैन प्रतिनिधि हरेंद्र चौधरी ने सभी किसानों और साथ ही मेहमानों का आभार जताया और साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की हर तरह की समस्या के तत्वाधान और समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा। किस तरह से सहायता करेंगे किसानों को बीज खाद समय पे मिलेगा। जो भी मुझसे बनेगा वो मैं करूंगी, ईमानदारी से करूंगी। किस तरह की दिक्कतें किसानों के सामने अक्सर आती रहती है, किस तरह से सोल्व करें? बीज खाद की आती है, इसे पूरा करेंगे टाइम तक। आपको चेयरमैन बनाया है, किस तरह से आपने? सारे डायरेक्टरों का सबका धन्यवाद। साथ लेकर चलेंगे, सब डायरेक्टरों को साथ लेकर चलेंगे। जो इस बार का हमारा बोर्ड आया है वो बहुत अच्छा बोर्ड है और महिला सशक्तिकरण के उसमें एक मैं मील का पत्थर साबित होगा और सभी किसानों की यहाँ जितनी समस्याएं होती है, जैसे खाद समय से नहीं मिलता है तो खाद समय से इनको दिलाया जाएगा। किस तरह का समन्वय रहेगा किसानों के लिए जो नया बोर्ड बनाया और आपके जो स्टाफ है? समन्वय के लिए तो ये है कि इनका मैं पूरा सपोर्ट है, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। समस्या जो आती है किसानों के सामने उर्वरक को लेकर या खाद को लेकर, ऐसी कोई समस्या है तो किस तरह से हल करने? किसानों की समस्या सबसे ज्यादा इसको लेकर होती है खाद को। खाद इनको समय से नहीं मिलता है क्योंकि हमारी एक ही इको संस्था है और वो वैसे तो समय से मिल ही रहा है लगभग खाद। और भी बहुत सी योजनाएं हैं आपके माध्यम से सर, कैसे? हाँ, हमारी योजनाएं, हमारा सबसे रहता है किसानों के लिए, एक तो एसटीएल लोन होता है और एक होता है हमारा एमटीएल। तो एमटीएल में हम किसानों को देते हैं जो हमारे छोटे किसान लघु किसान होते हैं कि मैं अपनी 1,60,000 रुपये उसमें हम लोन देते हैं तो उसमें वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। कोई भी कारोबार, जैसे हमारा भैंस पालन हो गया। सुनी गई है और आगे की रणनीति हमारी ये है, जो भी किसान की समस्या होगी वो समय पर पूरा की जाएगी। कोई भी दिक्कत किसी किसान को नहीं आओगी, किसी कर्मचारी को नहीं आओगी। समिति का हित सर्वोपरि है, किसान का हित सर्वोपरि है, किसी उसमें कोई समझौता नहीं होगा। आप चेयरमैन बने हैं, किस तरह से आभार व्यक्त करेंगे आप क्षेत्र की जनता का? जनता का आभार है जो हमें लोगों हमारे साथ रहे या नहीं भी साथ रहे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। किस तरह से सबका समय पर कार्य होगा। अभी कुछ नया करने की सोची समिति में भी आपने कुछ? तो जो भी सभी सब पूरे संचालन बोर्ड की जो भी सहमति होगी, बोर्ड बैठक करेंगे। जैसे आज बोर्ड बैठक हुई है, सबकी सलाह मशवरा लेंगे, जैसा भी उचित होगा किसान हित में, समिति के हित में, वो सभी अच्छे से कार्य करेंगे। राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत हरिद्वार में सहकारिता मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें, ऋषिकुल मैदान में सहकारिता मेला 2 दिसंबर से शुरू होगा और साथ ही हरिद्वार में लगने जा रहा सहकारिता मेला सहकारिता से आध्यात्मिक समृद्धि की थीम पर आयोजित होगा, जिसमें तमाम सहकारिता और साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाजित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहकारिता मेले के उद्घाटन के लिए पहुंच सकते हैं और साथ ही वहां पर मेनका जुनेरा सहायक निबंधक सहकारिता उपस्थित होंगी।
इसी के तत्वाधान में पूरे राज्य में सहकारिता मेले लगाए जा रहे हैं। अभी इसका जो थीम है हमारा हरिद्वार के लिए वो है सहकारिता से आध्यात्मिक समृद्धि। तो ये मेला हमारा 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक 7 दिवसीय रहने वाला है, जो सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक मेला चलेगा। इस मेले में मुख्यतः हमारे स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें हमारे सहकारी संस्थाओं, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सबको एक मंच प्राप्त होने वाला है अपनी आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए और साथ साथ उनका मार्केटिंग की रीच बढ़ाने के लिए। तो इसके अलावा दूसरा हमारा जो इसमें मुख्य आकर्षक रहेगा वो हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे और इसके अलावा इसमें झूले भी रहेंगे और हमारे विभिन्न विभागों की जो भी योजनाएं हैं जिससे कि हम अपने सदस्यों को और अन्य लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। खबर रामनगर से है। एक युवक ने नगर की एक संपत्ति पर अपने परिवार की वसीयत का दावे के हवाले देते हुए उक्त संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया। आपको बता दें, मामले में युवक ने एसडीएम को शिकायती पत्र सौंप कार्रवाई की मांग की है। नगर के मोहल्ला स्टेशन रोड पर एक प्लॉट संख्या 12 पर संभली लोग मुरादाबाद उत्तर प्रदेश निवासी राजा पुत्र स्वर्गीय अनिल कुमार ने एसडीएम को दी शिकायत में बताया कि उनके नाना राजकुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद ने उनकी माता को आशा रानी को वर्ष 1989 में उक्त प्लॉट की वसीयत की थी। उक्त प्लॉट की दाखिल खारिज के लिए उनकी माता ने कागजी कार्रवाई की, जिसके लिए पालिका द्वारा अखबारों में आपत्ति अनापत्ति के लिए पत्रचार किया गया। कुछ समय बाद मेरी माता का निधन हो गया और साथ ही उक्त संपत्ति को कुछ लोगों द्वारा स्टाम्प पर खुर्द-बुर्द किया गया, जिस पर निर्माण कार्य शुरू हुआ है। प्लॉट के खुर्द-बुर्द की जानकारी होने पर संबंधित विभागों में शिकायत करने के साथ ही जिला विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद विकास प्राधिकरण ने भवन को सील कर दिया। प्लॉट के खुर्द-बुर्द करने के मामले में एसडीएम सहित मुख्यमंत्री को शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले में एसडीएम प्रमोद कुमार ने कहा कि स्टाम्प पर खुर्द-बुर्द किया गया है तो गैर कानूनी है और साथ ही नजूल की भूमि जिसकी के लीज के बाद अपने आप को फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर किया जाता था, उनके नाम पर दाखिल खारिज भी है। अगर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खुर्द-बुर्द किया गया है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा अगर सील होने के बाद भी अगर कार्य किया जा रहा है तो प्राधिकरण की ओर से एफआईआर कराई जाएगी। देखिए, स्टाम्प अगर खुर्द-बुर्द किया गया तो पूरी तरह से गैर कानूनी है। वो नजूल की संपत्ति जिसमें लीज मिली हुई थी, जैसे संज्ञान में लाया गया है, तो लीज के बाद उसको उसके वसीयत के द्वारा अपने फैमिली मेम्बर्स को ट्रांसफ़र किया गया तो उनके नाम पर खर्च भी है। अगर उनकी तरफ फर्दर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई स्टाम्प पर किया गया है तो पूरी तरह से अवैधानिक है, ऐसे की व्यक्ति कार्रवाई भी सकती है। जहाँ तक हम दूसरा पॉइंट ये बताया आपने कि उसको प्राधिकरण ने सीज किया है, अगर वास्तव में सीज कर दिया गया था उसको तो उसमें निर्माण कार्य होने पर फिर इसमें अधिकतर कार्रवाई का प्रावधान है, फिर एफआईआर या अन्य जो भी कार्रवाई होती है वो की जाती है। इसके संबंध में प्राधिकरण को अवगत कराया जाएगा तो हमसे कार्रवाई के लिए भी कहा जाएगा। मेरा नाम राजा है, पिता का नाम अनिल कुमार है। मेरे नाना ने मेरी मम्मी को जमीन जो है रामनगर में दान दी थी, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। 420 ईस्वी पर मकान बना लिया है। उस मकान को विकास प्राधिकरण ने सीज कर दिया है। वो लोग फिर भी बना रहे हैं। हम ये चाहते हैं, मैं आज साहब के पास आया हूँ शिकायत देने। इससे पहले भी मैं बहुत दे चुका हूँ, वो कार्रवाई नहीं हुई है। मैं मुख्यमंत्री तक जाऊंगा, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री तक जाऊंगा। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस बार पर्यटकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें, स्वदेशी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी सैलानियों का भी रुझान काफी अधिक देखने को मिल रहा है और इसी कारण पार्क प्रशासन के सामने इस बार रिकॉर्ड संख्या में बुकिंग दर्ज की गई है। आपको बता दें, जिसके कॉर्बेट के सभी जोन का आकलन कर अब तक 12 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के संरक्षण के साथ साथ अपनी खूबसूरती और शांत जंगल के लिए भी जाना जाता है और जिसको निहारने के लिए लोग देश और दुनिया के कोने कोने से यहां पर पहुंचकर लुत्फ उठाते हैं। वहीं कॉर्बेट घूमने आने वाले पर्यटकों में कहा उत्साह देखने को मिला है, खासा उत्साह। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में कॉर्बेट के बिजरानी, ढेला, झिरना और अलग अलग जोन में कॉर्बेट को अब तक करीब 12 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व की प्राप्ति हुई है। इसी के साथ कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे लोकप्रिय और रोमांचक ढिकाला पर्यटन जोन इस बार खुलने से पहले ही विदेशी पर्यटकों से पूरी तरह पैक हो चुका है। पार्क प्रशासन ने पहली बार विदेशी सैलानियों के लिए 90 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी थी, लेकिन बुकिंग ओपन होते ही सभी नाइट स्टे रूम फुल हो चुके हैं।
हालात ये है कि जनवरी 2026 तक विदेशी पर्यटकों के सभी कक्ष बुक हो चुके हैं। और साथ ही मिश्रा ने आगे बताया कि अब तक 2,15,000 से अधिक पर्यटक कॉर्बेट पहुंचे हैं, जिनमें 2,11,000 स्वदेशी जबकि 3,500 से अधिक विदेशी सैलानी शामिल हैं। उनका कहना है कि यह केवल शुरुआत है और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। उप निदेशक राहुल के अनुसार इस बार स्वदेशी और साथ ही विदेशी दोनों पर्यटकों ने रिकॉर्ड स्तर पर एडवांस बुकिंग कराई है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024 में से 2025 में अब तक कॉर्बेट के विभिन्न जोनों में अप्रैल से अक्टूबर तक लगभग 12,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है। और साथ ही नेशनल पार्क दुनिया भर के सैलानियों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। हर साल यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ रहा है उम्मीद है कि कॉर्बेट में पर्यटकों की संख्या में भी नए रिकॉर्ड बढ़ेंगे और नए रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। अभी तक लगभग हमारे जो टोटल पर्यटक आ चुके हैं वो लगभग 2,15,000 के अराउंड आ चुके हैं, जिसमें से जो भारतीय हैं हमारे वो लगभग 2,11,000 के आसपास हैं और जो विदेशी पर्यटक आ रखे हैं वो लगभग 3,500 पर्यटक हैं। और इससे टोटल आमदनी है हमारी लगभग 12 करोड़ के आसपास ये भी आमदनी हुई है अप्रैल से अक्टूबर तक के माह में। खबर रामनगर से है, जहां किसी भी समाज की खूबसूरती उसकी इमारतों से नहीं बल्कि उन लोगों से होती है जो एक दूसरे के दरवाजे पर दस्तक देकर पूछ लेते हैं आप ठीक तो हैं। लेकिन बदलते समय के साथ पड़ोसी सिर्फ एक दीवार की दूरी पर रहकर भी दिलों की दूरी बढ़ाते चले गए हैं। ऐसे में एक पहल, एक मुहिम लोगों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है। जमात-ए-इस्लामी हिंद की ओर से देश भर में चलाई जा रही पड़ोसियों के अधिकार मुहिम उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पड़ोसी फिर से पड़ोसी बने और अजनबी नहीं। 10 दिन की यह मुहिम हमारे आसपास रहने वाले हर इंसान की अहमियत याद दिलाती है, धर्म, जाति, भाषा, किसी भी पहचान के पार जाकर। यह अभियान कहता है पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि जिंदगी के सबसे नजदीकी रिश्तों में से एक होते हैं। और साथ ही मुहिम का संदेश साफ है, शिकायतें कम करें, संवाद बढ़ाएं, रिश्ते जोड़ें और एक जिम्मेदार पड़ोसी बनने का संकल्प लें। और यही नहीं, जिसने रिश्ते टूट गए हों और जिनसे रिश्ते टूटे हों उनके साथ फिर से जुड़ने का आह्वान भी इस अभियान में शामिल है। आसपास में उपहारों का आदान प्रदान, एक दूसरे को हाल चाल पूछना, जरूरत पड़ने पर साथ खड़े होना, यही है एक अच्छे पड़ोसी की पहचान। मुहिम का मानना है कि अगर पड़ोसी खुशहाल हो, पड़ोस खुशहाल हो तो समाज भी खुशहाल होगा। और पड़ोसी सिर्फ दरवाजे की घंटी नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में जीवन का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। और शायद इसी वजह से एक बेहतर समाज का रास्ता अच्छे पड़ोसी से होकर ही गुजरता है। पत्रकार बंधुओं, बहुत स्वागत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसमें एक देशव्यापी एक अभियान छेड़ा गया है, पड़ोसियों के अधिकार, और उसका उद्देश्य यह है कि हम अच्छे पड़ोसी खुद बने और अपने पड़ोस का ख्याल रखें, क्योंकि समाज में पड़ोसी का जो रिश्ता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर सारे पड़ोसी एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें और उनके अधिकारों का, उनके हुकूक का, उनके राइट्स का ख्याल रखें तो समाज के अंदर एक बहुत अच्छा माहौल बन सकता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जितने भी धर्म हैं सब में पड़ोसियों की जो इम्पोर्टेंस है उसको बताया गया है। वेदों के अंदर ही बताया गया है, बाइबल में बताया गया है, गुरु नानक देव जी ने भी उसकी अहमियत को बताया है, इस्लाम ने भी कुरान में और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के जो शिक्षाएं हैं उसके अंदर भी पड़ोस के साथ किस तरह बर्ताव किया जाए उस पर बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया गया है। तो ये इस पूरे मुहिम का उद्देश्य है कि पड़ोस में जो भी हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, हमारे रिश्तेदार है या नहीं है, हम उसके साथ उसके दुख सुख में शरीक रहें, उसकी परेशानी को दूर करें। और इसमें पड़ोसी कौन है इससे मतलब नहीं, पड़ोस में है तो वो पड़ोसी है उसका। देश के नागरिकों को ये इस समय विशेष रूप से ये संदेश देना चाहती है कि हम सब मिलकर रहें और एक जो भी पड़ोस के अधिकार हैं उनको भी पूरा करें, हमारे अंदर सद्भावना भाईचारा बना रहे और हर लेवल पर उस सिलसिले में हम काम करते हैं। महिलाएं हैं वो भी इस मुहिम के साथ जुड़ी हैं और वो भी इसके काम करें। बच्चे भी जुड़े हैं, उन्होंने कुछ अपनी वीडियोस भी बनाई हैं, कुछ आप उधर देखेंगे तो उन्होंने कुछ अपने ड्राइंग्स भी बनाए हैं और उसके ज़रिए से भी वो ये भाईचारे का पैगाम और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने का संदेश देना चाहते हैं। डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, समय गणना ससमय और साथ ही प्रपत्र जमा करने में मांगा सहयोग। आपको बता दें, निर्धारित तिथि तक प्रपत्र न देने वाले मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आ पाएंगे। 7 दिन रह गए हैं शेष। 4 सितंबर है अंतिम तिथि। मतदाता गणना प्रपत्र समय से जमा करें, अंतिम तिथि पर न करें प्रतीक्षा, जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा। आपको बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के साथ प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत वितरित गणना प्रपत्रों की 100% समयबद्ध वापसी में सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर निर्धारित है और अब केवल 7 दिन शेष बचे हैं, जबकि अभी भी बड़ी संख्या में मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र बीएलओ को वापस नहीं किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें और समय रहते अपने गणना प्रपत्र अनिवार्य रूप से जमा करें। अंतिम समय में अनावश्यक भीड़ और साथ ही अव्यवस्था से बचाव के लिए अभी से प्रपत्र लौटाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र 4 दिसंबर तक जमा होंगे उन्हीं के नाम मतदाता सूची के ड्राफ्ट रोल में शामिल किए जाएंगे। निर्धारित तिथि तक प्रपत्र जमा न करने वाले मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं होंगे। और साथ ही बैठक में भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, सीपीआईएम और सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से आग्रह किया गया कि वे बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से सभी मतदाताओं को जागरूक कर अधिकतम संख्या में गणना प्रपत्र बीएलओ को जमा कर व प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी, ईआरओ तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और साथ ही निर्वाचन नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी कानपुर नगर जितेंद्र प्रताप सिंह ने सख्त रुख अपनाया है और प्रथम चरण की समीक्षा में 5 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की प्रगति जनपदीय औसत से कम पाए जाने पर उन्हें स्पष्टीकरण तलब किया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जनपद में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रिया संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत गणना प्रपत्र का वितरण और साथ ही संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर ही किया जाए। और साथ ही आपको बता दें कि सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीरपाल सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ज्योति यादव, सहायक आयुक्त वाणिज्य कर और साथ ही यास्मीन रहमान बीईओ किदवई नगर और साथ ही भरत कुमार वर्मा बीओ विधुना द्वारा अपने अपने क्षेत्र में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं कराई गई। वहीं जिला खाद्य विपणन अधिकारी, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अजय विक्रम सिंह के स्तर पर भी कार्य में शिथिलता पाई गई है, जिसके साथ ही समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहना और साथ ही ऑनलाइन बैठक को समय से पहले छोड़ने पर भी गंभीर लापरवाही के रूप में शिकायत दर्ज की गई है। और साथ ही जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपना स्पष्टीकरण निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। संतोषजनक उत्तर न मिलने की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। महिला आयोग की माननीय सदस्य द्वारा थाने के निरीक्षण के दौरान उत्पन्न प्रकरण पर पुलिस उपायुक्त आयुक्त कानपुर नगर रघुबीर लाल द्वारा
स्वयं संज्ञान लिया गया। कुछ कथित शब्दों व फोटो को लेकर उत्पन्न गलतफहमी को भी लेकर वार्ता के माध्यम से दूर किया गया गलतफहमी और साथ ही माननीय आयोग अध्यक्षता तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त से हुई बातचीत के उपरांत अब दोनों पक्षों में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, महिलाओं का सम्मान, उनकी सुरक्षा एवं प्रत्येक पीड़िता को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित कराना और आपसी संवाद के माध्यम से उत्पन्न गलतफहमियों का समाधान कर पुलिस एवं आयोग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। प्रकरण के संबंध में पुलिस आयुक्त ने जानकारी दी। उनको एक लेटर मिला था कानपुर पुलिस की तरफ से सर, उसके बाद ये मामला तुरंत पकड़ता जा रहा है सर, क्या प्रकरण था और क्या कुछ इसमें हो रहा है सर? ये हमारे जॉइंट सीपी साहब से मैंने बात करी है, तो उन्होंने अपना स्पष्ट कराया कि महिला आयोग की माननीय सदस्य ये थाने पे गई थी और जो मेरे को बताया गया निरीक्षण के बारे में बताया गया। यद्यपि आयोग की सदस्य के बारे में जो उनका स्टेटमेंट में देखा तो उनका कहना था कि हम किसी समस्या को लेकर गए थे और इस बात में कोई भी व्यक्ति जो है जा सकता है, तो इसी को लेकर के हमारे जॉइंट सीपी द्वारा उनसे कोई वार्ता की गई है और उनको एक पत्र लिखा गया है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता थाना के इंस्पेक्शन करने के बारे में। अब मुझे ये भी संज्ञानित कराया गया है कि कुछ कटु शब्दों का इस्तेमाल इसमें हुआ है, तो मैंने माननीय अध्यक्षा जो महिला आयोग हैं उनसे भी बात की है और अपने जॉइंट सीपी से भी बात करी है कि कोई चीज़ ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ये दूर होनी चाहिए और हम सभी का उद्देश्य यही है कि न्याय मिले, महिलाओं का सम्मान भी होना चाहिए और उनको न्याय मिले। तो ये जो उनके बीच में जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करने का हम लोगों ने प्रयास करा है और अब दोनों में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये आपसी जो है तालमेल से ही महिलाओं का सम्मान बनाए रखना और महिला अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए और आम जनता को हमारा प्रयास है कि सबको न्याय मिले, समय से उनकी शिकायतों का निस्तारण हो सके। तरफ से एक खबर प्रयागराज से है, जहां मेजा मांगे न्याय के बैनर तले मेजा के कांग्रेस नेता और साथ ही नमस्ते यादव और साथ ही 27 नवंबर 2025 को मेजा के हित के लिए मेजर एनटीपीसी की घेरवा और साथ ही धरना करने वाले थे। वहीं मेजा पुलिस और साथ ही कौंधियारा पुलिस मेजर एनटीपीसी को सुबह से ही छावनी में तब्दील कर दिया गया, जिससे कांग्रेस के नेता नमस्ते यादव एनटीपीसी का घेराव ना कर सके। लेकिन मेजा के कांग्रेस नेता नमस्ते यादव ने अपने एक साथी के साथ मेजा के किसानों के हित के लिए प्रशासन के कड़े निगरानी के बाद भी प्रशासन को चकमा देकर बाइक से एनटीपीसी जाने वाले मुख्य मार्ग पर पहुंच गए। और साथ ही वहीं मीडिया से बात करो, उन्होंने बताया कि हम सभी शांतिपूर्ण ढंग से एनटीपीसी को ज्ञापन देने वाले हैं। तभी प्रशासन नमस्ते यादव को गिरफ्तार कर एक बस में लेकर चली जाती है। वहीं स्थानीय महिला को पुरुष भी वहां पहुंचे रहे थे और साथ ही जिन्हें रास्ते में ही बस में भर कर ले जाया गया। वहीं नमस्ते यादव के समर्थकों ने मेजा थाने पहुंचकर एएसपी और साथ ही मेजा से वार्ता करी, तो एएसपी मेजा द्वारा सभी को 5 बजे तक छोड़ दिए जाने का आश्वासन दिया गया। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, अभी हम मेजा के एनटीपीसी गेट पर मौजूद हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि 27 तारीख का जो धरना प्रदर्शन एनटीपीसी के खिलाफ निकाला जा रहा था नमस्ते यादव द्वारा, मगर कई थानों की जो है पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरह से कैमरे के सामने पुलिस फोर्स इस समय मौजूद है, मुस्तैद है, किसी तरह की कोई घटना न हो सके। फिलहाल 27 तारीख का आप लोग देखे होंगे जो एनटीपीसी के खिलाफ मेजा मांगे न्याय, आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार इस समय सोशल मीडिया पे जो है सुर्खियां बटोर रहा है और नमस्ते यादव को यहाँ पर अभी पहुंचने में टाइम लगेगा। फिलहाल कई थानों की जो पुलिस फोर्स है वो लगातार जो है मुस्तैद है, देख सकते हैं किसी तरह की कोई घटना न हो सके। और बताया जा रहा है काफी संख्या में यहाँ पे लोग जो है मेजा के ग्रामीण के लोग पहुंचेंगे। मेजा एनटीपीसी के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन जो है किया जा रहा है, उसी को लेकर के देख रहे हैं कई थानों की पुलिस यहाँ पे मुस्तैद है। हर एक चौराहे पे जो है पुलिस लगातार निगरानी लगाए बैठी हुई है। फिलहाल मेजा एनटीपीसी के खिलाफ इस तरह जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है कि जो जमीन गई हुई है ग्रामीण के लोगों को, उनको जो है मुआवजा कई लोगों को नहीं मिला है, कई लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और ये भी सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार बताएं तो एनटीपीसी में बाहर के लोग जो है कार्य कर रहे हैं, ग्रामीण के लोग यहाँ पे ड्यूटी उनको नहीं मिल पा रही, यहाँ पे उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। सही बात है, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय बना हुआ कि एनटीपीसी में बताया जा रहा है कम से कम जो मेजा के लोग हैं उनको
जॉब मिल सके, उनको यहाँ पे 2 वक्त की रोटी मिल सके। अब मेजा के ही वासियों की जो है जमीन जो है गई हुई है, जो गरीब की ही जमीन गई है एनटीपीसी में। अब देख रहे होंगे कि एनटीपीसी का जो मेन गेट है, देख रहे हैं पीएससी बल यहाँ पे मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, कई थाने की पुलिस यहाँ पे मौजूद है। आखिर क्या नमस्ते यादव यहाँ पे पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? जिस तरह से पुलिस मुस्तैद है, हर एक चौराहे पे पुलिस जो है अपनी निगरानी बना के रखी हुई है। कई थाने की, चाहे वो मेजा थाना हो या मांडा थाना हो या खीरी थाना हो, कई थानों की जो पुलिस है यहाँ पे मौजूद है। कई चौकी इंचार्ज यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे उच्च आला अधिकारी भी पहुंच सकते हैं। अगर सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार बताएं तो उच्च आला अधिकारी भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। एसीपी, डीसीपी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। देख रहे हैं किस तरह से पीएससी जो यहाँ पे मुस्तैद है, किसी तरह की कोई घटना न हो सके। फिलहाल 27 तारीख का आप लोग देखे होंगे कि जो धरना प्रदर्शन नमस्ते के कार्यक्रम में जो है निकाला जा रहा है, भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचने की तैयारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि नमस्ते यादव को जो है रोकने के लिए पुलिस प्रशासन इस तरह से इतना मुस्तैद दिखाई दे रही है। क्या आप जब साहेब मारे कहा था तुम्हारे साहेब हरे आप क्या थे मौती होए, मतलब मारने के लिए कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे साहेब लोग हम लोग अपना हक मांग रहे हैं तो आप लोग मारत हैं साहेब हरे तुम्हारा अपना हक मांग रहे हैं। तुम कहते हैं कि मारा तुम्हारा चाहिए साहेब। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सुशीला देवी। कहाँ की रहने वाली है? ये हम लोग किसी से न्याय मांग रहे हैं। हम लोग गरीब नहीं झगड़ा करेला है, तो हमारा न्याय नहीं दे रहे हैं। कहीं न कहीं गरीबों की आवाज को दबाया जा रहा है। सब दबाया जा रहा है। क्या गरीबों के साथ न्याय नहीं हो रहा है? नहीं, हम लोग न्याय मांग रहे हैं। जब हमारा लोग नहीं न्याय रहा हो रहा है तो हम बच्चे न्याय मांग रहा है। नहीं जा पा रहे हैं हम लोग। बैठे सड़के बैठे हमारा लोग की आवाज दबाए जा रहे हैं, न जा रहे हैं। हमारी मांग भी नहीं पूरी हो रही है, हमारा आवाज दबा रहे हैं। तो साहेब अरे इतना है कि हाँ गरीबन के न्याय नहीं कर सके हैं और गरीबन क्या रोक रहा है। प्रशासन से किस प्रकार की आप लोग अपील करना चाहती हो? अब क्या करें साहेब अरे चलो इनके पीछे से करें कि गरीब लोग को न्याय दीजिए। उसका जैसे अपन मांग करे उसके गरीब के पूरा कर दिए। कहे मुझे घर पाई करे मांग पूरी कर दे मुझे कम जरूरत है कहे क्या आप लोगों के जो हैंड पंप लगे हैं, जो पानी वाले हैंड पंप लगे, उसमें से गंदा पानी निकलता है? तो हमारे साथ क्या कहना चाहते हैं, बात तो पहले दिखाते हैं तरीके से दिखे। हम ये कह रहे हैं कि हमको चाहे जेल भेज दे, चाहे जो कर दे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आगे के लिए लड़ेंगे, नौजवानों को रोजगार के लिए लड़ेंगे। रोजगार जनता किसी जब तक जो है बात नहीं सुन लेगी, मैं डरूंगा नहीं। जान ले आंदोलन को जो है एनटीपीसी के अधिकारी देख रहे एकदम ऐसे यादव हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने देख रहे मेजा पुलिस जो है अपने गिरफ्त में ले चुकी है, गाड़ी में बैठाया जा रहा है। नमस्ते यादव जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने वाले थे 27 तारीख को जो है धरना प्रदर्शन नमस्ते यादव के, जो यही वो गाड़ी है जिसमें नमस्ते यादव को जो है लेके जाया जा रहा है। कैमरामैन को कहेंगे इधर की तस्वीर दिखाए पास में आकर के। देखिए यही वो गाड़ी है जिसमें नमस्ते यादव को लेके जाया जा रहा है। यूपी सेक्टर ST 0311 ACP मेजा, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे इस बात को लेकर? एनटीपीसी खिलाफ क्यों लगे हुए हैं जी, क्या मामला है? ये लोग अपना कुछ मांगे करके आज घेराव की चेतावनी दिए थे। इन लोगों से मेरी वार्ता भी कराई गई थी 2 दिन पहले। दोनों पक्षों में बातचीत भी हो गई थी। उसके बाद आज जबरदस्ती ये लोग यहाँ पर आके बैठ गए, तो उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। जी क्या आज पकड़े गए हैं? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी गिरफ्तारी नहीं, समझा बुझा के लोगों को वापस कर दिया गया। जो सक्षम अधिकारी उनसे बात नहीं की। इनकी वार्ता हमसे हो गई है, इनकी वार्ता SDM से हो गई है, इनकी वार्ता DM साहब से होने के लिए हमने इनको कहा भी है।
और ये वहाँ वार्ता न करके एनटीपीसी पर अपना दबाव बनाना चाह रहे हैं। ये एनटीपीसी कह रहे हैं बंद के बारे में बात करना चाहती है क्या? नहीं, अभी जब बातचीत हुआ एनटीपीसी के पदाधिकारी मेरे कार्यालय में आए थे, जहाँ इनके 2 लोग गए थे, वार्ता हुई थी 2 दिन पहले, और उसके बाद सॉर्ट आउट हो गया था, तय हो गया था कि आप लोग जाएंगे, डीएम साहब को अपना वो देंगे, ज्ञापन देंगे, वो जांच कराएंगे, जो कुछ होगा कराया जाएगा। देख रहे हैं, यही वो गाड़ी है जिसमें नमस्ते यादव को जो है ले जाया जा रहा है। देख सकते हैं, यही वो बस है। कैमरामैन को कहेंगे लगातार जो है फोकस करते रहे। यही वो बस है जिसमें नमस्ते यादव को जो है लेके जाया जा रहा है। फिलहाल एनटीपीसी आप लोग देखे होंगे, एनटीपीसी के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन नमस्ते यादव के द्वारा जो है किया जा रहा था, मगर धरना प्रदर्शन को न करने के पहले ही जो है मेजा पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल वही वो बस थी जिसमें नमस्ते यादव को जो है ले जाया गया। उसमें 3 से 4 लोग नमस्ते यादव के साथ यहाँ मेजा एनटीपीसी गेट पे जैसे पहुंचते हैं, जैसे जमीन पे बैठते हैं अपने धरना प्रदर्शन देने के लिए अपनी मांग को लेकर के, वैसे ही पुलिस प्रशासन जो है गिरफ्तार कर लेती है। आप देख रहे होंगे भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है, किसी तरह मुस्तैद लगी हुई है। हर एक चौराहे पर, हर एक चप्पे पे जो है पुलिस की नजर है। कई थानों की जो फोर्स है वो यहाँ पे पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं एनटीपीसी का जो है गेट है, यहीं से जो है नमस्ते यादव की जो है गिरफ्तारी की जाती है, ले जाया जाता है। फिलहाल जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे 27 तारीख आज है, भारी आंदोलन होने वाला था एनटीपीसी के खिलाफ। कई ग्रामीण के लोग यहाँ पे पहुंचने वाले थे मगर नहीं पहुंच पाए। नमस्ते यादव के साथ उनके 2-3 जो कर्मी थे वो पहुंचते हैं और उनको जो है पुलिस प्रशासन अपने गिरफ्त में ले लेती है। गिरफ्तार करके कहाँ से गिरफ्तार किया गया? एनटीपीसी गेट से गिरफ्तार करके कितने लोगों की? हम लोगों की इस समय 25 लोग हैं। क्या मांग है आप लोगों की? ले जाया जा रहा है। हम लोगों ने गए थे धरना देने, 3 लोगों ने गिरफ्तार करके हम लोगों को ले जा रहे हैं मेजा एनटीपीसी। क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग थी कि बेरोजगारी की मांग थी, कई ऐसी मांगे थी कि जो अस्थायी लोगों को नौकरी दिया जाए, लेकिन इन लोगों ने गिरफ्तार करके गेट से हम लोगों को ले जा रहे हैं जो है। नमस्ते यादव की भी गिरफ्तारी हो गई? नमस्ते यादव की गिरफ्तारी हो गई। हम लोगों देख रहे हैं इसी गाड़ी, यही वो गाड़ी है जिसमें बस में लेके जाया जा रहा है। 25 लोगों को बताया जा रहा है, यही वो बस है। के सम्मान की लड़ाई थी, नौजवानों को रोजगार के लिए लड़ाई थी, किसानों के हक और मजदूरों के अधिकार की लड़ाई थी। इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें जेल भेज दे, चाहे पुलिस हमारा इनकाउंटर कर दे, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मतलब पुलिस आपको क्या रोक? इसमें जो है हम ये चाहते हैं ना कि इस समाधान से होगा ना, जब तक बात नहीं होगा समाधान हम चाहते हैं, हम टकराव थोड़ी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ समाधान हो, बातचीत का रास्ता निकले, लेकिन पुलिस जो है तानाशाही रवैया अपना रही है। एनटीपीसी आज भी जो है 18 अक्टूबर को एसडीएम मेजा को ज्ञापन दिए थे कि 10 दिन में हम जो है हमारा इसका अगर जवाब नहीं मिलेगा तो हम जो है वहां आंदोलन करेंगे, एनटीपीसी के अधिकारियों का घेराव करके उनको ज्ञापन देंगे। लेकिन एसडीएम महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया। 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया। हम 10 दिन से लगातार अभियान चला रहे हैं, 15 दिन से, कि हम एनटीपीसी का घेराव करेंगे। अधिकारी पहले ही आके गिरफ्तार कर लेते ना कि नहीं यार ये तुम्हारा जो है अभियान जो है गलत है। कभी कोई नहीं। क्या कह रहे हैं एनटीपीसी के सक्षम है? एनटीपीसी के अधिकारी ये चाहते हैं ना कि बंद कमरे में बात हो। हम नहीं चाहते ना कि बंद कमरे में बात हो। भाई नौजवानों की, किसानों की, क्षेत्र के स्थानीय लोगों की बात जो है पब्लिक में हो, इसलिए ये कोई नहीं, सीएसआर की कोई रिपोर्ट नहीं है। सीएसआर में भ्रष्टाचार है। अच्छा, कितने का भ्रष्टाचार किया गया होगा तकरीबन? अब करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इसमें किया गया है। बंदरबाट कर रहे हैं अधिकारी, जिस पैसे को जो है क्षेत्र के विकास में लगाना चाहिए था। और पानी व्यवस्था यहाँ आप देख लीजिए, कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है आपको। एनटीपीसी यही बगल में है, नई गढ़ी, यहाँ पर जो है आज भी एनटीपीसी के बगल में ही गंदा पानी, आज भी एनटीपीसी के बगल में ही गड्ढे का पानी, गंदा पानी पीने के लिए बिल्कुल। लेकिन एनटीपीसी के अधिकारी बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या ऐसे आगे भी खड़े रहेंगे? मांग करेंगे कि जो है प्रशासन जो है एनटीपीसी के अधिकारियों से वार्ता करे, प्रयास करे कि जो है लोगों की समस्या को सुने और अनदेखी न करे। और इस तरीके से तानाशाही रवैया ठीक नहीं है। तो क्या अभी भी आपको मतलब पुलिस जो है रोक लगाई हुई है? हम चाहेंगे कि भाई अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे साथ नमस्ते यादव मौजूद थे, मेजा एसीपी भी पहुंच चुके हैं और उनकी मांग थी एनटीपीसी के खिलाफ। एनटीपीसी जो है एक ऐसा देख रहे हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद है, किसी तरह की कोई घटना न हो सके। और ये लोग जो है धरना पे बैठे हुए, धरना पे वादित है और इंसाफ की जो है मांग कर रहे हैं। और
प्रशासन जो है लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है और इंसाफ की जो है मांग रहे देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है और इंसाफ की जो है मेजा पुलिस यहाँ पे हमें मुस्तैद है। देख रहे हैं किस तरह से नमस्ते यादव को पुलिस जो है लेकर के जा रही है और देख रहे हैं किस तरह से यही वो बस है जिसमें बैठाया जा रहा है। देख रहे हैं नमस्ते यादव हमारे साथ। क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बात तो पहले दिखाते हैं तरीके से दिखे। हम ये कह रहे हैं कि हमको चाहे जेल भेज दे चाहे जो कर दे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आगे रोजगार के लिए लड़ेंगे, नौजवानों को रोजगार के लिए लड़ेंगे। रोजगार का जनता किसी जब तक जो है बात नहीं सुन लेगी मैं डरूंगा नहीं। आंदोलन को जो है एनटीपीसी के अधिकारी नहीं, एनटीपीसी के अधिकारी देख रहे एकदम नमस्ते यादव हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने देख रहे मेजा पुलिस जो है अपने गिरफ्त में ले चुकी है। गाड़ी में बैठाया जा रहा है नमस्ते यादव जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने वाले थे। 27 तारीख था, 27 तारीख को जो है धरना प्रदर्शन नमस्ते यादव के जो यही वो गाड़ी है जिसमें नमस्ते यादव को जो है लेके जाया जा रहा है। कैमरामैन को कहेंगे इधर की तस्वीर दिखाए पास में आकर के। देखिए यही वो गाड़ी है जिसमें नमस्ते यादव को लेके जाया जा रहा है। यूपी सेक्टर ST 0311 ACP मेजा, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे इस बात को लेकर? एनटीपीसी खिलाफ क्यों लगे हुए हैं जी, क्या मामला है? ये लोग अपना कुछ मांगे करके आज घेराव की चेतावनी दिए थे। इन लोगों से मेरी वार्ता भी कराई गई थी 2 दिन पहले। दोनों पक्षों में बातचीत भी हो गई थी। उसके बाद आज जबरदस्ती ये लोग यहाँ पर आके बैठ गए, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। आज पकड़े गए हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी गिरफ्तारी नहीं, समझा बुझा के लोगों को वापस कर दिया गया। जो सक्षम अधिकारी उनसे बात नहीं की। इनकी वार्ता हमसे हो गई है, इनकी वार्ता SDM से हो गई है, इनकी वार्ता DM साहब से होने के लिए हमने इनको कहा भी है, बट ये वहाँ वार्ता न करके NTPC पर अपना दबाव बनाना चाह रहे हैं। ये NTPC कह रहे हैं बंद के बारे में बात करना चाहती है क्या? नहीं, अभी जब बातचीत हुआ NTPC के पदाधिकारी मेरे कार्यालय में आए थे, जहाँ इनके 2 लोग गए थे, वार्ता हुई थी 2 दिन पहले और उसके बाद सॉर्ट आउट हो गया था, तय हो गया था कि आप लोग जाएंगे, DM साहब को अपना वो देंगे, ज्ञापन देंगे, वो जांच कराएंगे, जो कुछ होगा कराया जाएगा। ठीक देख रहे हैं यही वो गाड़ी है जिसमें नमस्ते यादव को जो है ले जाया जा रहा है। देख सकते हैं यही वो बस है। कैमरामैन को कहेंगे लगातार जो है फोकस करते रहे। यही वो बस है जिसमें नमस्ते यादव को जो है लेके जाया जा रहा है। फिलहाल NTPC आप लोग देखे होंगे, NTPC के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन नमस्ते यादव के द्वारा जो है किया जा रहा था, मगर धरना प्रदर्शन को न करने के पहले ही जो है मेजा पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल वही वो बस थी जिसमें नमस्ते यादव को जो है ले जाया गया। उसमें 3 से 4 लोग नमस्ते यादव के साथ यहाँ मेजा NTPC गेट पे जैसे पहुंचते हैं, जैसे जमीन पे बैठते हैं अपने धरना प्रदर्शन देने के लिए अपनी मांग को लेकर के, वैसे ही पुलिस प्रशासन जो है गिरफ्तार कर लेती है। आप देख रहे होंगे भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है, किसी तरह मुस्तैद लगी हुई है। हर एक चौराहे पर, हर एक चप्पे पे जो है पुलिस की नजर है। कई थानों की जो फोर्स है वो यहाँ पे पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं NTPC का जो है गेट है, यहीं से जो है नमस्ते यादव की जो है गिरफ्तारी की जाती है, ले जाया जाता है। फिलहाल जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे 27 तारीख आज है, भारी आंदोलन होने वाला था NTPC के खिलाफ। कई ग्रामीण के लोग यहाँ पे पहुंचने वाले थे मगर नहीं पहुंच पाए। नमस्ते यादव के साथ उनके 2-3 जो कर्मी थे वो पहुंचते हैं और उनको जो है पुलिस प्रशासन अपने गिरफ्त में ले लेती है। अभी हम कोहड़ार में मौजूद हैं। आप लोगों ने देखा होगा NTPC के खिलाफ 27 तारीख को जो है धरना प्रदर्शन नमस्ते यादव के द्वारा जो है किया जा रहा था, मगर अभी NTPC के खिलाफ वहीं से नमस्ते यादव की जो है गिरफ्तारी हो जाती है। अपने 2 दोस्तों के साथ जैसे पहुंचते हैं NTPC गेट के सामने, देख रहे हैं यहाँ पे कोहड़ार में भारी संख्या में पुलिस दल मौजूद है। कई थानों की जो है पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी है। कई महिलाओं की जो है गिरफ्तारी हुआ है, कई पुरुषों की भी जो है गिरफ्तारी हुआ है। कई उसमें जो धरना प्रदर्शन में वहां पहुंचने वाले थे उनको रास्ते से जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। स्क्रीन पे चल रहा होगा वो वीडियो भी, जिस समय वो अपने बयान को रख रहे हैं कि NTPC के खिलाफ 27 तारीख को भारी जो है मुहिम चलाई जा रही थी, मगर जैसे ही पता चलता है मेजा पुलिस और कौंधियारा पुलिस और खीरी पुलिस और कई थाने की जो है पुलिस मौजूद हो जाती है। DCP यमुना पार विवेक यादव भी यहाँ कोहड़ार में पहुंच चुके हैं। और देखिए कैमरामैन को कहेंगे इधर की तस्वीरें दिखाए जूम करके। ये देखिए कोहड़ार चौकी है, कोहड़ार चौकी में भारी संख्या में जो है पुलिस मुस्तैद है, किसी तरह की जो है कोई घटना न हो सके। फिलहाल नमस्ते यादव की जो है पुलिस प्रशासन जो है NTPC के गेट के सामने से 2 अपने साथी के साथ पहुंचते हैं बाइक से, उनकी जो है गिरफ्तारी हो जाती है। रास्ते में कुछ महिलाओं की भी जो है गिरफ्तारी होती है।
और भी कुछ धरना प्रदर्शन करने वाले लोग थे, उनकी भी जो है गिरफ्तारी हो जाती है। प्राइवेट बस में उनको ले जाया जाता है और कुछ लोगों ने अपने पक्ष को रखे हैं कि एनटीपीसी के खिलाफ हम लोगों ने मुहिम चलाया था, हमने धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की, जैसे कर रहे थे वैसे ही पुलिस प्रशासन जो है हमको गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल देख रहे होंगे कि एनटीपीसी के खिलाफ कई जो है लोग पहुंचते हैं धरना प्रदर्शन देने के लिए, मगर उनकी जो मांग है, एक ही मांग थी कि एनटीपीसी जो वादा की थी, कहीं ना कहीं अपने वादा से जो है वांछित नजर आ रही थी कि एनटीपीसी का वादा की थी कि लाइट और पानी और कई लोगों को जो है रोजगार, मगर नहीं मिल पा रहा था। उसी के खिलाफ नमस्ते यादव जो है धरना प्रदर्शन पे उतरते हैं, डेट और टाइम फिक्स करते हैं। आज 27 तारीख 11 बजे जो है धरना प्रदर्शन एनटीपीसी के खिलाफ करने जा रहे थे, मगर रास्ते में ही जो है उनके धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों को जो है रोक दिया जाता है, पुलिस मुस्तैद हो जाती है। एक कोहड़ार का दृश्य है, तो उसके बाद एनटीपीसी का दृश्य आप देखी होंगे। उसके बाद उस साइड में जो है खीरी पुलिस बैरिकेटिंग की हुई है, मतलब कहीं से आने जाने का जो है रास्ता नहीं बचा है। हर एक जगहों से जो धरना प्रदर्शन करने वाले लोग थे उनकी जो है गिरफ्तारी कर रही है पुलिस और उनको जो है थाने पे ले जाया जा रहा है। फिलहाल कुछ महिलाएं भी अपने पक्ष को रखी हैं कि हम लोगों से जो वादा की थी एनटीपीसी, कहीं ना कहीं वादा जो है पूर्ण न की, इसके वजह से हम लोग गरीब हैं, गरीब समुदाय के लोग हैं, आखिर हम लोग जाएं कहाँ, उसी को लेकर के जो है धरना प्रदर्शन हो रहा था। फिलहाल नमस्ते यादव की जो है गिरफ्तारी, उनके साथियों की भी जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। खबर अमरोहा से है, जहां यहाँ यातायात माह के अभियान के अंतर्गत दिनांक 27 सितंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा मलेशिया गन्ना मिल क्षेत्र में विशेष सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित यातायात व्यवस्था को बढ़ावा देना एवं किसानों, ट्रैक्टर चालकों तथा अन्य वाहन चालकों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक उपायों के प्रति जागरूक करना था। और साथ ही आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान यातायात पुलिस टीम द्वारा किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों एवं अन्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रिफ्लेक्टर टेप रात के समय वाहनों की दृश्यता बढ़ाते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना में उल्लेखनीय कमी आती है। साथ ही यह भी बताया गया कि कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले सभी भारी वाहनों में भी रिफ्लेक्टर टेप लगाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हाईवे पर, ग्रामीण मार्गों पर वाहन आसानी से दिखाई दे सके। और साथ ही यातायात अधिकारियों द्वारा मौके पर उपस्थित किसानों, ट्रैक्टर चालकों एवं अन्य नागरिकों को हेलमेट व सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग, सुरक्षित गति सीमा पालन, ओवरलोडिंग से बचाव, शराब पीकर वाहन न चलाने, मोबाइल फोन वाहन चलाते समय उपयोग उसका न करने आदि महत्वपूर्ण सुरक्षा बिंदुओं के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई है। और साथ ही यातायात माह अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न क्षेत्र से ऐसे जन जागरूकता कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे, जिनका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना एवं आमजन में सुरक्षा यातायात के प्रति जागरूकता को और मजबूत प्रदान करना है। शाहजहांपुर पुलिस लाइन में परिवार परामर्श केंद्र की बैठक में अलग अलग थानों से आए दंपतियों के विवादों पर विस्तृत सुनवाई की गई। आपको बता दें, कुल 18 पत्रावलियों पर कार्रवाई हुई है, जिनमें से 3 दंपत्ति आपसी बातचीत और समझाइश के बाद एक बार फिर से साथ रहने को तैयार हो गए हैं। पहला मामला थाना सिधौली क्षेत्र का रहा, जहां 3 साल पहले विवाह हुआ दंपत्ति केंद्र पहुंचा और पत्नी ने पति पर मारपीट, खर्च न देने और दूसरी महिला से संबंध होने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे और साथ ही दोनों अलग अलग रह रहे थे। काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्षों की विस्तृत वार्ता कराई गई और अंततः दंपति ने आपसी सहमति से एक साथ रहने पर फैसला किया है। दूसरा मामला थाना खुदागंज का था, जहां 1.5 साल पहले विवाह हुए दंपति के बीच मारपीट और गाली गलौज को लेकर विवाद चल रहा था। पत्नी ने ससुर द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने और पति के स्मार्ट सपोर्ट न करने की शिकायत भी की थी। काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्ष सहमत हुए और दंपति को सकुशल विदा किया गया। तीसरा मामला थाना तिलहर क्षेत्र का रहा, जहां पति ने अपनी पत्नी की बीमारी के दौरान मायके में रोके जाने की शिकायत और पत्नी 4 महीने से अपने मायके में रह रही थी। केंद्र में दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराई गई और समझाइश के बाद दंपति ने आपसी सहमति के साथ ही रहने का निर्णय ले लिया। बैठक में परिवार परामर्श केंद्र प्रभारी महिला उप निरीक्षक मधु यादव, महिला आरक्षी मोनिका और पिंकी सहित पुलिस टीम मौजूद रही। परिवार परामर्श केंद्र का उद्देश्य दंपतियों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना और बैठक में 3 परिवारों को सकुशल भी मिलाया गया है।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार महोली थाना क्षेत्र के चारा गांव में रहने वाले मनीष की पत्नी का देहांत होने के बाद ससुराल वालों के द्वारा पत्नी की छोटी बहन से विवाह करा दिया गया था। मनीष की पहली पत्नी से एक छोटी बेटी थी। बीते दिनों से बेटी पत्नी के मायके के कमलापुर थाना क्षेत्र के निजामाबाद गाँव में रह रही थी। मनीष लखीमपुर में चाय की दुकान का काम करता था। वह अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने ससुराल गया था। वापस लखीमपुर जाते समय पत्नी काजल के साथ स्कूटी पर बस स्टॉप पर जा रहा था और इसी दौरान रास्ते में पत्नी के प्रेमी के द्वारा धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला करके बुरी तरह से मनीष को जख्मी कर दिया गया, जिसके बाद गंभीर अवस्था में मनीष को सीतापुर से लखनऊ उपचार के लिए भेजा गया था। उसकी मौत हो गई है। मामले में पुलिस के द्वारा तहकीकात किए जाने के बाद पत्नी से किए गए सवालों में पुलिस को संदेह हुआ, जिसके बाद पुलिस ने पत्नी काजल से कड़ाई से पूछताछ की तो घटना का खुलासा हुआ है। काजल और उसके प्रेमी के द्वारा मनीष की हत्या सुनियोजित ढंग से की गई है। पुलिस आरोपी काजल और साथ ही उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर चुकी है। थाना क्षेत्र कमलापुर में हत्या के एक मामले में एक अभियुक्ता काजल, पत्नी मनीष वाजपेयी और काजल के पिता का नाम कपिल मिश्रा है, जो निजामाबाद के थाना क्षेत्र कमलापुर के रहने वाली है। और दूसरा अभियुक्त अजीत पुत्र राजकुमार, जो कि मोढ़ा धाम थाना क्षेत्र परथान लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, उसको स्वाट टीम और कमलापुर पुलिस की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पे ये मामला प्रकाश में आया कि काजल की शादी मनीष से हुई थी। काजल और मनीष की उम्र में काफ़ी अंतर था। मनीष की उम्र करीब 45 वर्ष थी और काजल की 22 वर्ष थी। और इसके पूर्व मनीष की शादी काजल की बड़ी बहन से हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद काजल की शादी घर वालों द्वारा मनीष से की गई थी। इसी बीच में काजल और अजीत, जो दूसरा अभियुक्त है, उसके बीच में प्रेम प्रसंग था और इन दोनों में आए दिन विवाद भी होता था। तो इन लोगों ने प्लान बना के अब मनीष को, जो कि ससुराल आया था 25 नवंबर की रात में अपनी बेटी को, 3 वर्ष की बेटी को देखने, सुबह ये जा रहा था बस अड्डे की तरफ बस पकड़ने, जो कि खीरी में चाय की दुकान पे काम करता है। तो काजल अपनी स्कूटी से बैठा के ले गई और बरई मोड़ एक जगह पड़ती है, वहाँ पे बरगद के पेड़ के पास पहले से इन्होंने अजीत को और उसके एक साथी को बुला रखा था। तीनों लोगों ने मिलके धारदार हथियार गणासे से मार के उसकी हत्या कर दी और खून से सने कपड़े और गड़ासा वहीं बरगद के पेड़ के नीचे छुपा दिया। और इनको गिरफ्तार के दौरान निशानदेही पे गड़ासा बरामद किया गया, कपड़े और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई है और 3 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए। इनको जेल भेजा जा रहा है। एक अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर, इसमें अभी तक कितने अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया? एक अभियुक्ता, जैसा मैंने बताया, काजल को और एक अभियुक्त अजीत को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली देहात पुलिस ने मोबाइल छीनने और साथ ही नफरी के 3,400 रुपए लूटने के मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से छीना गया मोबाइल, 3,400 रुपए नगद तथा घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा बरामद कर लिया है। 26 नवंबर को सुजीत कुमार सिंह निवासी ग्राम जंदीपुर ने कोतवाली देहात में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह स्कूली बच्चों को छोड़कर लौट रहे थे। तभी रास्ते में बाइक सवार 2 युवकों ने उनका मोबाइल छीन लिया तथा नफरी के 3,400 रुपए भी लेकर भाग गए हैं। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जाँच शुरू कर दी है। कोतवाली देहात पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल के आसपास की जानकारी जुटाई और मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पहला अभियुक्त पैदई पुत्र राम प्रसाद निवासी ग्राम जंदीपुर और साथ ही दूसरा अनुज पुत्र राजा राम निवासी ग्राम जंदीपुर, दोनों ने घटना को स्वीकार किया है और उनके कब्जे से एक मोबाइल फोन, 3,400 रुपए नगद, घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा बरामद किया गया है। पुलिस टीम गिरफ्तारी करने वाली टीम में शामिल रहे और साथ ही उप निरीक्षक अजय चौधरी, कांस्टेबल अनुज प्रताप सिंह, कांस्टेबल रामजीत सिंह तथा कोतवाली देहात जनपद हरदोई।
खबर श्रावस्ती से है, जहां थाना एकोना पुलिस टीम ने सनसनीखेज डबल मर्डर केस का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुसीब खां पुत्र इशहाक खां, हसीब उर्फ गुड्डू पुत्र रोशन खां, प्रभाकर त्रिपाठी उर्फ रिंकू त्रिपाठी पुत्र अनिल त्रिपाठी गिरफ्तार। घटना 22 से 23 नवंबर की रात एकोना थाना क्षेत्र के खावा पोखर गाँव में हुई थी। दंपति रोशन खां व पत्नी वसीला की सोते समय बांस के डंडे से गला दबाकर हत्या और साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी खावा पोखर गांव के मोड़ के पास मुखबिर की सूचना पर की गई है। हत्या में प्रयुक्त एक बांस का डंडा पुलिस ने मौके से बरामद किया है। परिवार की संपत्ति हड़पने में फर्जी पैमाने विवाद की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है और साथ ही वकील प्रभाकर त्रिपाठी पर दुकानों का फर्जी पैमाने कराने और साथ ही एक दुकान को 70 से 80 लाख रुपए में बेचने का आरोप है। मृतका वसीला ने फर्जी पैमाने के खिलाफ दीवानी न्यायालय में केस दायर किया था। जांच व मुकदमे में फंसने से बचने के लिए प्रभाकर ने परिजनों को लालच देकर हत्या की साजिश रची थी। गिरफ्तार आरोपियों में 2 मृतक रोशन खां की पहली पत्नी के साथ तथा एक मृतका वसीला के पहले पति भी संबंध रखते हैं। अभियुक्तों से कड़ाई पूछताछ में पूरी साजिश की वारदात कबूल कर दी गई है। आरोपी पर धारा 103(1), 61(2) और 238 BNS के तहत कार्रवाई कर 2 अभियुक्तों को पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने इस पूरी घटनाक्रम में आया है। हत्या का खुलासा हुआ है, क्या पूरा मामला? देखिए, दिनांक 23 नवंबर 2025 को प्रातः लगभग 6 बजे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ग्राम खावा पोखर थाना एकोना में 2 डेड बॉडीज पड़ी हैं। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचा गया, सारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटना की जानकारी से प्राप्त हुआ कि मृतकों का नाम क्रमशः रोशन खान पुत्र नूर मोहम्मद है, जिसकी उम्र 80 वर्ष है, और उनकी पत्नी वसीला जो कि निवासी खावा पोखर एकोना की है, जिसकी उम्र 60 वर्ष है। इन दोनों की हत्या कर दी गई और बॉडी को फिर पंचायतनामा की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि इनके दोनों मृतकों की जो मृत्यु हुई है, दोनों व्यक्तियों की, इनके स्ट्रैंगुलेशन से मृत्यु हुई है और इनके चेहरे पर और सर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, जैसे कि किसी डंडे से वार किया गया, इस तरह के उस पर वुंड थे। इसके पश्चात वादी मुकदमा मुसीब, उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई, हम डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, तो अपने आप को गिरता हुआ देख मुसीब ने बताया कि साहब, इस पूरी घटना के क्रम में रिंकू त्रिपाठी, जिसका नाम उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी, जो कि पेशे से वकील है, इसका इसमें हाथ हो सकता है। जब पुलिस द्वारा गहराई से जांच की गई, पुलिस के खुफिया तंत्र की मदद से काफ़ी साक्ष्य एकत्रित किए गए, मृतकों के रिश्तेदारों से जानकारी प्राप्त की गई, तो स्पष्ट हुआ कि अगस्त माह में वकील रिंकू त्रिपाठी उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी द्वारा जो मृतका वसीला है, उसकी जो संपत्ति है, उसको वसीला पर दबाव बनाकर मृतक रोशन खान से दान पत्र वसीला के नाम करवा लिया था और उसी दिन वसीला से 2 दुकानें वकील रिंकू त्रिपाठी ने अपने नाम करवा ली थी। जब मृतिका को ये शक हुआ कि जो दुकानें उसने वकील ने अपने नाम करवाई है, बहुत ही औने पौने दाम पर अपने नाम करवा ली है, जबकि मार्केट वैल्यू इन दुकानों की बहुत ज़्यादा है, तो वसीला ने एक मुकदमा दायर किया जिला न्यायालय श्रावस्ती में और हाईकोर्ट लखनऊ में, जिसमें उसने वकील पर आरोप लगाया कि इसने फर्जी तरीके से षड्यंत्र के तहत जो दोनों दुकानें हैं, औने पौने दामों पर अपने नाम करवा ली है। और इसी के क्रम में वसीला द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने पर भी दिया गया था, जिसने उसमें वकील पर जान से खतरा होने एवं षड्यंत्र के तहत दुकानें अपने नाम करवाने का आरोप लगाया था। इसमें जब मुसीब की गिरफ्तारी की गई, तो उस गिरफ्तारी से स्पष्ट हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो षड्यंत्र करता है, वो प्रभाकर त्रिपाठी उर्फ रिंकू त्रिपाठी वकील, जो पेशे से है वह है। इसी के द्वारा सारी प्लानिंग की गई थी और इसी के द्वारा जो
3 अभियुक्त हैं, नसीब, हसीब और मुसीब, इन तीनों को प्रॉपर्टी और पैसों का लालच देकर षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया और उनके द्वारा हत्या कारित करवाई गई। इसमें जो बात निकलकर अंदर से सामने आई है, वकील रिंकू त्रिपाठी द्वारा मुसीब को एक मोटरसाइकिल पहले ही दे दी गई थी ताकि वो वसीला का जो अकाउंट होल्ड पर है उसको अनहोल्ड करवा सके और उसका मुकदमा वापस लिया जा सके। इसका लालच देने के लिए एक मोटरसाइकिल पहले उसके नाम करवाई गई थी, उसको दी गई थी और भी 10 लाख रुपए लगभग देने का उसको आश्वासन दिया था। वकील द्वारा ही हसीब और नसीब को प्रॉपर्टी और पैसे का लालच देकर इस हत्या का षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया एवं घटना कारित करवाई। खबर महोबा से है, जहां महोबा के कानपुर सागर हाईवे पर किराड़ी फाटक के पास यात्रियों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकरा गया और साथ ही हादसे में मां सहित बेटी सहित 10 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑटो को कब्जे में लिया गया। चालक सुरेश शराब के नशे में तेज रफ्तार में ऑटो चला रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। आपको बता दें, महोबा जिले के कानपुर सागर हाईवे पर किराड़ी फाटक के पास से एक भयावह सड़क हादसा हुआ है और साथ ही भटेपुरा मोहल्ले निवासी 30 वर्षीय ऑटो चालक सुरेश यात्रियों को लेकर कबरई से महोबा आ रहा था। ऑटो में 10 लोग सवार थे। चालक शराब के नशे में ऑटो चला रहा था, जिससे वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और खड़े ट्रक से जा टकराया। साथ ही हादसे में ऑटो में सवार 4 महिलाएं और 6 पुरुष घायल हुए हैं। घायलों में मध्य प्रदेश के बारीगढ़ गांव निवासी 50 वर्षीय गणेश और उसकी 18 वर्षीय पुत्री राजकुमारी, बबरई गांव निवासी 30 वर्षीय कलावती, 62 वर्षीय मिहुना और मुस्कुरा निवासी प्रकाश तिवारी, 65 वर्षीय दीनदयाल, 24 वर्षीय रोहित, 30 वर्षीय चालक सुरेश, 44 वर्षीय भोगैचा हमीरपुर निवासी रामचरण और 50 वर्षीय मध्य प्रदेश के ग्राम बारहरोही निवासी वती शामिल हैं। आपको बता दें, सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल यात्रियों का इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। स्थानीय लोग और यात्री बताते हैं कि चालक ने तेज रफ्तार और शराब के नशे में वाहन चलाया, जिससे यह गंभीर दुर्घटना घटित हुई है। महोबा जा रहा था छोड़ने के लिए मरीज, तो मुझे किरारी फाटक के 50 मीटर पहले मुझे टेम्पू ने मार दिया ट्रक में पीछे से। तो ये 20 लोग अपने घायल थे, 10 लोगों को मैं अपने एम्बुलेंस ले आया हूँ, जो गाड़ी के नंबर है UP 32FG 1578 और 10 लोगों को मैं एडमिट करा चुका हूँ और मेरी दूसरी गाड़ी पेशेंट लेने गई है। वहाँ पे कितने लोग हैं ये मुझे पता नहीं। श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां अज्ञात कारणों के चलते 14 वर्षीय हिमांशी पाठक निवासी शिव बालकपुर व रानीपुर काजी मजरा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। यह घटना बीती रात लगभग 10 बजे की बताई जा रही है। परिवार के अनुसार किशोरी अपने घर की छत के ऊपर बने टीन शेड पर पहुंची और वहीं फंदा लगाकर जान दे दिया। आपको बता दें कि जैसे ही परिजनों ने उसे लटकते हुए देखा, घर में कोहराम मच गया और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस थानाध्यक्ष गिलौला पुलिस टीम ने साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद सीओ एकोना भरत पासवान, एसपी श्रीवास्तव, राहुल भाटी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र की जांच की। वही फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल के महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए। पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस में भेज दिया है। गिलौला थाना अध्यक्ष ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। ग्राम सभा में एक 14 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल रात्रि लगभग 10:30 बजे थाना गिलौला से एक सूचना प्राप्त हुई कि उक्त गांव में एक 14 वर्षीय बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना प्राप्त होने पर थाना पुलिस, क्षेत्राधिकारी महोदय और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो भी वहां पर साइंटिफिक एविडेंस थे उनको कलेक्ट किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये घटना आत्महत्या की ही है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो मृत्यु के रियल कारण है उनका पता लगाया जा सके। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायत प्रकाश में। शिकायतकर्ता की जमीन नई प्रति के खाते में दर्ज है और विपक्षी दबंगई के बल पर जबरन करा रहे निर्माण। मना करने पर गाली गलौज व मारपीट पर आमादा है। शिकायतकर्ता ने अवैध निर्माण को रोकने की मांग की है। डीएम व एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। पट्टी कोतवाली के सरसतपुर गाँव का पूरा मामला।
हमारे ज़मीन के बगल में बंजर ज़मीन, वहाँ हीरालाल पन्नालाल अवैध कब्जा कर रहे हैं हमारे ज़मीन में। पिलर गाड़ रखे हैं, मना करने पर गंदी गंदी गालियाँ मारने को दौड़ते हैं। हम अकेले आदमी क्या करें, इसलिए किए, थाने में किए, लेखपाल को किए, एसपी डीएसपी को किए, प्रधान और मुख्यमंत्री को भी किए। अब आगे यही हमारा विचार है कि हमारी ज़मीन खाली करके हमें आने जाने की रास्ता दें। क्या नाम है आपका? हरिपाल, कहाँ के रहने वाले? सरसतपुर सरायपादी पट्टी पुतारी। हमारे बंजर जमीन के बगल में हमारा खेत है। हमारा विपक्षी हीरालाल पन्नालाल और उसके बच्चे, ये सब पुत्र बालादीन के लड़के हैं, ये सब हमारी जमीन खेत में पिलर खड़ा कर रहे हैं, घर मकान बना रहे हैं। शिकायत आपने शिकायत किया हूँ थाने में, 100 नंबर बुलाया था, 100 नंबर उसके विपक्ष में बात कर रही है, हम लोगों को डांट डपट रही है। और उसके बाद फिर नहीं समझ में आती है चले आए। तो क्या कहा डीएम साहब ने? अभी तो थाने में दिया हूँ और ये इनके क्या कर रहे हैं, क्या नाम है इनका, तहसीलदार के पास अर्जी किया हूँ। क्या चाहते हैं? अब चाहता हूँ कि हमारे खेत से हटा ले, हम लोगों को रास्ता दे दे। और क्या है? क्या नाम है आपका? दयानाथ। कहाँ के रहने वाले? प्रतापगढ़ पट्टी सरसतपुर। खबर सीतापुर से है, जहां तेज रफ्तार के चलते सड़क पर दर्दनाक हादसा हो गया और साथ ही इस हादसे में एक की मौत, 2 घायल। तेज रफ्तार 2 बाइकों से सड़क पर हुई जोरदार टक्कर हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का उपचार के लिए उन्हें लाया गया है जिला अस्पताल। डॉक्टर ने एक को किया मृत घोषित। गंभीर अवस्था के चलते एक घायल को किया गया लखनऊ रेफर, दूसरा का उपचार जारी है। जनपद के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अमीन नगर के पास हुआ यह पूरा हादसा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुमार प्रताप सिंह, 108 MT सीतापुर। एक एक्सीडेंटल मामला लाए, क्या जानकारी है? जानकारी ये है कि हमारे पास फ़ोन गया था, तत्काल प्रभाव से इनके पास गाड़ी पहुंची। ये है आपका अमीन नगर के आगे जो रेलवे फाटक पड़ता है उसके आगे का मामला है ये। और इसमें बड़ा गांव रोड। हाँ, बड़ा गांव रोड। 3 लोग घायल लेके आए हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद 1 लोगों की मृत्यु हो गई है, 2 लोग घायल अवस्था में अस्पताल में उपचार चल रहे हैं। काहे से एक्सीडेंट हुआ, कुछ जानकारी? बाइक दोनों का आपस में भिड़ंत हो गई, आमने सामने 2 बाइकों की टक्कर हुई है। कहाँ के निवासी को जानकारी हो पाई है? ये जानकारी नहीं पाई। 2 घायल हैं, 1 की मौत है। घायल अस्पताल पहुंचने के बाद 1 की मृत्यु हो गई। 1 की मृत्यु हो गई। हाँ, 2 का उपचार। कहाँ हुआ है, कहाँ पर? ये हुआ है अमीन नगर रेलवे फाटक के आगे। अमीन नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास? हाँ, रेलवे क्रॉसिंग के थोड़ा आगे, बड़ा गांव रोड पे। ठीक। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पत्नी की चाकू से हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी पति संतोष विश्वकर्मा को पुलिस ने पकड़ा है। हत्या के बाद मौके वारदात से फरार हुआ था पति और पत्नी के चरित्र पर शंका होने पर गला रेत डाला। शहर के स्टेशन के पास चाकू के साथ हत्या आरोपी गिरफ्तार हुआ है। खबर सीतापुर से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने सिधौली विकासखंड के कंपोजिट विद्यालय हीरपुर एवं आंगनबाड़ी केंद्र हीरपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने उपस्थित पंजिका और निपुण तालिक रजिस्टर, यूनिट तालिका रजिस्टर और साथ ही PTM रजिस्टर, बच्चों की उपस्थिति, पंजिका आदि की गहनता पूर्वक समीक्षा की है। जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर की स्वच्छता व्यवस्था और शैक्षणिक कार्यों की गुणवत्ता, मिड डे मील छात्रों एवं अध्यापकों की उपस्थिति आदि की भी निर्देश दिए हैं और उसे देखा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि
की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कार्य सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित रोस्टर के अनुसार मानकों के अनुरूप मिड डे मील बच्चों को उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी के निर्देश दिए गए कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग का व्यापक स्तर पर आयोजन कराया जाए। जिलाधिकारी ने कक्ष में जाकर छात्रों से विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की है। जिलाधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पराज सिंह के कार्यों में लापरवाह पाए जाने पर स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश भी दिए हैं और साथ ही प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय अख्तर जहां एवं सहायक अध्यापक आदित्य मिश्रा को कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने साफ सफाई व्यवस्था, बच्चों की उपस्थिति आदि को देखा तथा आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से रोचक ढंग से बच्चों को सिखाए जाने पर भी जोर दिया है। खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में खाद्य फ्रॉड का सबसे बड़ा खुलासा, 1 लाख करीब लाख नकली देसी अंडे बरामद। रंग, केमिकल और साथ ही डिटर्जेंट से तैयार होता था जहर, गोदाम सील, मालिक गिरफ्तार। शहर में चर्चा से हड़कंप। मुरादाबाद जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए शहर को नकली खाद्य पदार्थों से बचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कार्रवाई की है। काशीपुर रोड स्थित बरवाड़ा मजरा रामपुर तिराहा पर अल्लाह खां के अंडा गोदाम में देसी अंडों के नाम पर जहरीला खेल खेला जा रहा था। सफेद अंडों पर केमिकल रंग और साथ ही पॉलिश करके उन्हें देसी अंडों के रूप में दिया जा रहा था ताकि बाजार में दोगुने दाम पर बेचा जा सके। और अचानक की गई छापेमारी में लगभग 1 लाख के करीब नकली देसी अंडों का भंडार सामने आया है। गोदाम के अंदर तेज रासायनिक बदबू, रंगों से भरे ड्रम, ब्रश, स्प्रे मशीनों की भारी खेप और अंडों को सुखाने के लिए खास सेटअप पाए गए हैं। और साथ ही स्पष्ट ये था कि खेल लंबे समय से चल रहा था और हर दिन लाखों का अवैध कारोबार किया जा रहा था। पूरा प्लान गुप्त सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। शहर में बढ़ती मिलावट की शिकायतों के बाद देर रात खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने जब गोदाम पहुंची तो मौके पर सच सामने आ गया। सफेद अंडों को पहले साफ किया जाता था, फिर चाय की पत्ती उबालकर रंग तथा साथ ही सिंदूर, डिटर्जेंट और साथ ही विशेष पॉलिश की परत चढ़ाई जाती थी ताकि असली देसी अंडे जैसा रंग मिल सके। अधिकारियों की सूचना पर इन रंगों में मौजूद सीसा और साथ ही अन्य रासायनिक तत्व खून से घुलकर लीवर, किडनी तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बच्चों, बुजुर्गों और साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए यह खतरा और भी गंभीर है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने गोदाम को तत्काल सील कर दिया है। मौके पर बरामद अंडों के नमूने लखनऊ लैब भेज दिए गए हैं। फैक्ट्री मालिक अल्लाह खां को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जबकि कुछ कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। मुख्य खाद्य अधिकारी और मंडल अधिकारी राजवंश श्रीवास्तव ने बताया कि जानकारी देते हुए बताया कि टीम ने पिछले 15 दिनों से लगातार रेकी कर रैकेट के संचालन की पूरी जानकारी जुटाई है। जैसे ही पुख्ता सबूत मिले हैं, रात में ही कार्रवाई कर इस घिनौने खेल को बेनकाब किया गया है। और साथ ही उन्होंने जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अब और कड़ा शिकंजा कसा जाएगा, ऐसा कहा है। शहर में देसी अंडों की ऊंची कीमतों का लालच इस गोरख धंधे के पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। इस खुलासे के बाद आम लोगों में मिलावटखोरों के खिलाफ आक्रोश और खाने पीने की चीजों को लेकर सतर्कता भी बढ़ गई है। एक्चुअली हम लोग करीब 15-20 दिन पहले एक जगह वही कलर अंडे का हम लोगों ने नमूना लिया, तो हमारे साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश कुमार यादव जी थे। तो फिर ये हुआ कि ये इतना ज़्यादा कलर्ड अंडा है, तो क्यों नहीं इसका थोड़ा उद्गम स्थल देखा जाए, कहाँ से ये अंडा आ रहा है, कहाँ गोदाम या कैसे हो रहा है ये अंडा। तो इसमें हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश कुमार जी का काफ़ी बड़ा योगदान। इन्होंने 10-15 दिन कंटिन्यू वर्कआउट करके पूरी सूचना तंत्र एकत्रित की कि अंडा कहाँ पे आता है, किस गोदाम में कहाँ इकट्ठा होता है, कब कलर होता है, कितने लोग करते हैं, पूरा मुखबिर की पूरा एकदम लेआउट मैप इन्होंने तैयार किया। फिर उसके हिसाब से हम लोगों ने कल रात में करीब 10-20 पे मैं था, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी थे हमारे साथ, इंद्र बहादुर जी, और साथ में प्रजन सिंह थे FSO, और एक FSO कमलेश कुमार जी थे। तो हम लोगों ने रात में करीब 10-20 पे टीम के साथ उस स्थान पे गए वहाँ पे जा करके। उसके लिए भी कमलेश कुमार जी ने सुबह से ही प्रयास किया कि कब अंडा आ रहा है, कब वहाँ पे रंगा जा रहा है, ताकि पूरा सूचना तंत्र एकदम पुख्ता रहे कि किसी प्रकार का चूक न हो। एकदम फुल प्रूफ तरीके से इन्होंने काम किया। फिर रात में हम लोगों ने वहाँ पे देखा तो उसमें जो मेन मालिक भी था, कलर्ड अंडा भी काफ़ी मात्रा में पाया गया,
और कुछ अंडा कलर करने के लिए रखा हुआ था वो भी दिखा। कलरिंग मैटर भी था उसमें, जो कलरिंग मैटर था चाय पत्ती को गरमा करके उसका कलर और उसी में कत्था मिलाया था और सिंदूर भी उसमें मिला करके उसी में अंडे को डुबो करके वो कलर कर रहा था। तो इस प्रकार का कलरिंग मैटर था जिससे कि एक्चुअली अंडा में जो ऊपरी लेयर होता है उसमें ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, जिससे कि जैसे हीट है, हीट का ट्रांसफ्यूजन उससे होता है। जैसे लेड है, सिंदूर में लेड पाया जाता है। लेड में ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी उसके जो एटम्स होते हैं, उस अंडे के ऊपर जो छिद्र है उस छिद्र के थ्रू उसमें प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों के लिए लेड जो है काफी बॉडी के लिए नुकसानदेह, शीशा जिसको दूसरे शब्दों में क्या शीशा वो लेड होता है। तो उसमें हम लोगों ने कार्रवाई किया। जो केमिकल घोल था उस घोल का भी 2 नमूना लिया गया, अंडे का नमूना लिया गया। उसके बाद उस गोदाम को सील कर दिया गया और उस जो वो काम कर रहा था जो मेन मालिक था उसको हम लोगों ने पुलिस अभिरक्षा में वहाँ पे थाने में, कड़गड़ थाने में दे दिया। किसका गोदाम था ये? अल्लाह खां बता रहा था, उसका घरेलू नाम जो था कुछ और, मतलब आधार कार्ड में अल्लाह खां उसका नाम था। कितने अंडे बरामद किए गए वहाँ पर? मुझे लगता है लगभग 1 लाख रहे होंगे। अच्छा, बात की जाए तो ये जो आर्टिफिशियल कलर चलाया जा रहा था, केमिकल लगाया जा रहा था, तो ये इंसान के लिए कितना खतरनाक? कोई भी चीज प्राकृतिक चीज तो नुकसानदेह होती ही है। अब जैसे एक्चुअली उसका जो मेन मोटो ये था कि सफेद अंडे को देसी का कलर दे करके उसको महंगे दामों में बेचना, एक प्रकार से 420 का केस बनता है। इसमें पुलिस में हम लोगों ने दिया है तहरीर, तो आपने तहरीर दे दी और हमने अपने एक्ट में भी एक्चुअली हम लोग अपने एक्ट में कहा। आज हम लोगों ने उस अंडे को जो भी नमूने लिए गए थे उसको एक विशेष प्रतिनिधि द्वारा लैब में भेज दिया गया है और जैसा रिपोर्ट प्राप्त होता है शीघ्र ही रिपोर्ट आ जाएगा, उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। तो मौके पर क्या काम करते हुए पाए गए? हाँ, मौके पे काम करते हुए पाए गए। 10-12 लेबर थे वहाँ पे मौके पे और सभी उस अंडे में उसमें लगे हुए थे और उसको हम लोगों ने अपनी विधि कार्रवाई की। रंगे अंडे भी पाए गए मौके पर? हाँ, रंगे अंडे भी थे। अच्छा, कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की? जो मेन मालिक था वो वहाँ अवेलेबल था, वही, बाकी तो लेबर्स थे, तो लेबर का तो कोई मतलब वो नहीं। लेकिन में क्या बताया कि कब से ये लोग ये काम कर रहे थे? पूछताछ में तो बता रहा था कि अभी कुछ ही दिनों से कर रहा था, लेकिन हमें लगता है काफी पहले से कर रहा होगा। मॉर्निंग आगाज की इन प्रमुख खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।